Okay, student, we are starting the second problem related to the cube, that is 12 wires each having a resistance R. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्यूब की आपकी एक प्रॉब्लम है। उस क्यूब के अंदर हर एक आर्म का रेजिस्टेंस R के बराबर गिवन है। क्लियर है? R ज्वाइन टू फॉर्म ए क्यूब, उससे उन 12 रजिस्टर्स को ज्वाइन करके आपने एक क्यूब बना दिया है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ फेस डायगोनल सच एज ए और सी। ए और सी के अक्रॉस जैसे फेस डायगोनल है तो ए और सी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में आपको करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं उसको आर इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ अक्रॉस ए सी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ए सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, आप वैसे ही क्या कर देते हो, लेट कोई बैटरी आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जोड़ दिया, उसकी ईएमएफ आपने लेट में से ई से रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लेट सप्लाईज आई करंट टू ए पॉइंट को आई करंट सप्लाई करता है और सी पॉइंट से आई करंट क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये आप लिख पा रहे हो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ की हेल्प से, क्योंकि किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी जंक्शन पे टोटल सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन एज वेल एज द एंटरिंग द जंक्शन, इनका सम कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। उनका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ए पॉइंट से करंट एंटर करता है आई करंट और सी पॉइंट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आपको अंदर ए पॉइंट को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, आई करंट को ब्रेक करना है, सॉरी। ठीक है, आई करंट को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, देखो ए पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है, सी पॉइंट से बाहर निकल रहा है, तो करंट को ए से सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ए से बी जाना, बी से सी जाना। एक पाथ ए से डी जाना, डी से सी जाना। तो ये दोनों पाथ के अंदर जब करंट ए पॉइंट से एंटर करता है तो करंट एनकाउंटर्स 2 आर्म्स। ठीक है, करंट के रास्ते में 2 आर्म आ रही हैं। जैसे ए पॉइंट पे एंटर किया तो ए से बी एक आर्म आई, बी से सी दूसरी आर्म आई सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। उसके बाद ए से डी एक आर्म आई और डी से सी पहुंचने के लिए दोबारा से 2 आर्म आई है। ठीक है, तो इन दोनों डायरेक्शन के अंदर, मतलब ए बी डायरेक्शन में और ए डी डायरेक्शन में करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली। करंट क्या होगा, इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें आप करंट डिवाइड कर सकते हो। इस आई का लेट मी से I1 पार्ट ए डी के अलोंग चला गया, I1 पार्ट ए बी के अलोंग चला गया है। ठीक है, ए बी और ए डी पार्ट के अंदर आपको सिमेट्री को, सर्किट की सिमेट्री को देखते हुए सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। ठीक है, ओके, थर्ड में सेम करंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि थर्ड के अंदर सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक बड़ा पाथ ओबे करना पड़ता है। जैसे ए से एच जाना पड़ेगा, एच से जी जाना पड़ेगा, जी से एफ और एफ से सी, क्योंकि यहाँ लगभग 4 आर्म्स एनकाउंटर हुई है करंट को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में, तो यहाँ का रेजिस्टेंस अलग होगा, तो इस आर्म के अंदर करंट भी अलग होगा। ठीक है, तो इस आर्म के अंदर करंट में कितने से लिख रहा हूँ, देखो आई करंट टोटल एंटर करता है सर्किट में ए पॉइंट पे, सी पॉइंट से आई करंट बाहर निकल जाता है, तो इस आई करंट का 2 पार्ट तो इधर बन गए I1। ठीक है, तो इस ए एच ब्रांच के अंदर आ जाएगा I माइनस इसमें से 2 I1 पार्ट आप घटा दोगे, दैट इज 2 I1 आप यहाँ से सेपरेट कर दोगे, तो इतना करंट सर्किट के अंदर क्या आ रहा है, ए एच डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। क्लियर है? ओके, सिमिलरली अगर आप सी पॉइंट से करंट को लीव करवाना चाहते हो तो देखो सी पॉइंट के ऊपर भी 3 आर्म जुड़ रही हैं। ठीक है, एक तो बी सी आर्म आ रही है, एक डी सी आर्म आ रही है और एक एफ सी आर्म आ रही है। ठीक है, देखो तो सिमेट्री, सर्किट को सिमेट्री को देखते हुए अगर टोटल करंट सी आई लीव करता है सी पॉइंट को, तो यहाँ से आने वाला करंट भी I1 होना चाहिए। ठीक है, डी से सी जाने वाला करंट भी कितना होना चाहिए, I1 होना चाहिए, और थर्ड जो ब्रांच बच गई उससे आने वाला करंट होना चाहिए I माइनस 2I1। तभी इन तीनों सम का या तीनों करंट्स का सम कितने के बराबर आएगा, आई के बराबर। ये तीनों करंट्स का सम भी आई के बराबर आया है और यहाँ आई करंट इन तीनों पार्ट्स के अंदर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिमेट्री ऑफ द क्यूब। ये क्यूब की सिमेट्री का आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देखो इस क्यूब के अंदर एक डिफरेंट थिंग आप समझ पा रहे हो। मैंने इस क्यूब के अंदर सिर्फ 2 आर्म है ना, वो आपको एक ग्रीन पेन से ड्रॉ कर रखी है। वो इसलिए क्योंकि अगर इन आर्म्स के बारे में हम डिस्कस करें तो देखो, ठीक है, इन आर्म्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो यहाँ इस आर्म से ए से बी आर्म के अंदर I1 करंट गया है, बी से सी आर्म में भी I1 करंट गया है। ठीक है, मतलब बी पॉइंट के ऊपर I1 करंट ही आया था और I1 करंट ही बी पॉइंट से निकल गया, तो इस हिसाब से बीई आर्म के अंदर करंट होगा 0 के बराबर। तो मैं लिख देता हूं करंट इन बीई आर्म वुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है? सिमिलरली एट डी पॉइंट पे कंसीडर करते हैं। देखो डी पॉइंट पे
current coming to the D point is I1, current leaving the D point is also I1. In that case current in the arm DG, ठीक है, करंट इन द आर्म DG, अगेन ये ग्रीन वाली ब्रांच के अंदर, ये ग्रीन वाली आर्म के अंदर DG नाम है इस ब्रांच का, इसके अंदर अगेन करंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तभी मैंने इनको दोनों को ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि इन आर्म्स के अंदर अगर आप डायगोनल फेस के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यूब का निकालना चाहते हो, एक फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो, तो उस केस के अंदर इन दोनों आर्म्स के अंदर करंट नहीं होगा, ठीक है। अगर इन दोनों आर्म में करंट नहीं है तो वी कैन रिप्लेस या वी कैन रिमूव दीज आर्म्स, ठीक है। इन दोनों आर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो देखो मैंने ये दोनों ग्रीन वाली आर्म्स ने यहाँ से हटा दिए, ठीक है, यहाँ से हटा दिए, और एक ग्रीन आर्म्स को मैंने यहाँ से हटा दिया, ये लो, क्लियर है। अब सर्किट आपका बहुत इजीली सोल्वेबल हो गया, आप पढ़ पाओगे सर्किट को, इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। इनके करंट्स भी हटा देंगे हम लोग, तो कंप्लीटली ये सर्किट आप ऐसे ड्रॉ हो गया है, ठीक है। इस सर्किट को समझना बहुत इजी हो गया। क्या इजी हो गया, क्योंकि इस सर्किट के अंदर क्या गिवन है कि हर एक आर्म है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर गिवन है, ठीक है। तो देखो इस आर्म का रेजिस्टेंस आर है, इस आर्म का रेजिस्टेंस भी आर है, ओके। इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ, लेट मी से ये आपका पॉइंट था कौन सा, ABCD ऊपर हो गया, तो ये था आपका E पॉइंट FGH, ठीक है। तो EF आर्म का रेजिस्टेंस भी आर हो गया, और HE आर्म का रेजिस्टेंस भी आर के बराबर गिवन है, ठीक है। इन सभी आर्म्स का रेजिस्टेंस आर हो गया। AH आर्म का रेजिस्टेंस भी, मतलब और रिमेनिंग आर्म्स है ना, उन सभी का रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, आर के बराबर है। अब करंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ यूज किया था, आप करंट के फैक्टर को आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि यहाँ पे एक टाइप की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और सिमेट्री के अकॉर्डिंग दो आर्म्स है ना वो कैंसिल हो जाएंगी। वो दो आर्म्स मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन आर्म्स के अंदर करंट कितना था, 0 था, और जो रेस्ट ऑफ आर्म बच गई उन सब के अंदर उनका रेजिस्टेंस हर एक आर्म का आर के बराबर गिवन है, क्लियर है। अब इजीली सोल्व हो जाएगा ये सर्किट। कैसे सोल्व होगा, इस सर्किट के अंदर पहले A से B एक आर रेजिस्टेंस की आर्म लगी हुई है, और B से C एक आर रेजिस्टेंस की आर्म लगी है, ठीक है। तो इन दोनों आर्म्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, इन दोनों आर्म्स को मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये दोनों रेजिस्टर्स या ये दोनों आर्म्स सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका रेजिस्टेंस आ गया 2R के बराबर, ओके। सिमिलरली एक A से D आर रेजिस्टेंस है, एक D से R रेजिस्टेंस, D से C रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इन दोनों आर्म का रेजिस्टेंस भी कितने के बराबर हो गया, R प्लस R, दैट इज 2R के बराबर, क्लियर है। नीचे वाला सर्किट भी एज इट इज हो जाएगा, R प्लस R, इस आर्म का रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा, R प्लस R, इस आर्म का रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कंप्लीट देखो, अब मैं कंप्लीट बनाता हूँ A पॉइंट से, तो A से C पॉइंट तक एक अब ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, तो मैं ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, सॉरी 2R का, ठीक है। फिर एक नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ है A से C तक, A से C तक एक नीचे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, अगेन 2R वैल्यू का, ठीक है। पहले ये आर्म रिप्लेस कर दी मैंने, अब ये आर्म रिप्लेस कर दी। अब नीचे आते हैं A से H, तो मैं पहले A से H पॉइंट तक आया हूँ, A से H तक भी एक रेजिस्टेंस है R, उसके बाद H से F के बीच में दो रेजिस्टेंस है आपके, एक 2R है इस वैल्यू का, एक 2R इस वैल्यू का, और ये सारे पॉइंट F तक जा रहे हैं, और F से C पॉइंट के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक R रेजिस्टेंस आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इन अंदर वाले दो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2R के बराबर। अब ये सर्किट है वो इजीली सोल्वेबल है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 2R का रेजिस्टेंस है, ये 2R का रेजिस्टेंस, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल के अंदर है। पहले इन दोनों को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये ग्रीन पेन से जिसको एनक्लोज कर रहा हूँ उनको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो मैं RP लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करना कैसे ईजी हो जाएगा, पहले दोनों 2Rs की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय दोनों 2Rs का सम कर दो, 4R आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा 2R इंटू 2R दैट इज 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, एक R से एक R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो इनका रेजिस्टेंस आ गया R के बराबर, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों इनसर्कल्ड, जिनको आपने सर्कल कर रखा है, इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आया R, तो यहाँ आप एक ही रेजिस्टर लगा सकते हो, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हो जाएगी R। अब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R प्लस R प्लस R, इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R के बराबर। तो A और C के पॉइंट के बीच में एक 3R का रेजिस्टेंस आप और ऐड कर देते हो, क्लियर है, ठीक है। इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद, ठीक है, आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सोल्व करना था व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब बिटवीन A एंड C पॉइंट, इट वुड बी इक्वल टू, क्या होगा, यहाँ तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1/2R, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 होता है, 1/R2 भी 2R है, 1/R3 यहाँ पे कितना है,
3R के बराबर है। ठीक है, इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो लेट मी से इनका एलसीएम आ जाता है आपके पास लेट मी से 6R के बराबर बोल देता हूं मैं। ठीक है, ओके 6R आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में आ जाएगा 2R की जगह यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 3 + 3 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 6R के बराबर। ये इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन आया, दैट इज़ 1/RP की वैल्यू आई है आपके पास। अगर आप RP वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो RP आ जाएगा 6R डिवाइडेड बाई 8, यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 6R डिवाइडेड बाई 8। अगर आप इसको 2 से कैंसिल कर देते हो तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है 3R, और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, तो 3/4R वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब नेटवर्क whose resistance is to be find out across फेस डायगोनल, जिसके रेजिस्टेंस आपको फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी थी। थैंक यू।